हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं सभी आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। विद्यार्थी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली आज मैं जो ये चैप्टर लेकर आया हूँ, दो ध्रुवीयता का अंत। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार से। तो ये जो है, ये न्यू एनसीईआरटी जो अभी चल रही है, इसके अनुसार से ये चैप्टर 1 है। इससे पहले हमने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर। वो भी चैप्टर 1 था, लेकिन ओल्ड के अनुसार से वो जानकारी के लिए बहुत जरूरी चैप्टर था। जो लोग नहीं देखे हैं, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी दोस्तों में। आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है। ये दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। जो शीत युद्ध के दौर में पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, उसी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। परिचय, इसके बारे में जानेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव कौन थे और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसका कारण क्या रहा। विघटन के घटना चक्र कैसे कैसे हुआ। विघटन की परिनीतियां, शॉक थेरेपी, और इसके अलावा शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। संघर्ष और तनाव। और इसके साथ में पूर्व साम्यवादी देश और भारत, पहले जो साम्यवादी देश थे और भारत का संबंध उनसे कैसा था, तनाव कैसे रहे, इस सब में, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने अपने सभी तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोग के, उस पर शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी आपके दोस्तों को इसका फायदा हो। तो देखिए, इस चैप्टर में परिचय की बात करते हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। जब हम लोग पढ़े थे शीत युद्ध का दौर, तो उस समय शीत युद्ध के दौर में एक बर्लिन में, जर्मनी में एक दीवार बनी थी। ठीक है, जिसे बोला गया था बर्लिन की दीवार। तो शीत युद्ध के समय ही ये जो दीवार था, तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, यानी कि वहां पे मतलब था, पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप का मतलब था कि एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी वाले जो देश थे, वो पश्चिमी यूरोप के साथ चले गए। और पश्चिमी यूरोप का मतलब था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पूर्वी जर्मनी जो थे, वो यूएसएसआर के साथ रहे, सोवियत संघ के साथ रहे थे। सोवियत संघ का मतलब जो रूस से बने हुए सारे एक गठन किया गया साम्राज्य था। तो ये जो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इससे क्या हुआ, दूसरी दुनिया का दूसरी दुनिया जो बना था, दूसरी दुनिया का मतलब एक दुनिया था पूंजीवादी का, दूसरा दुनिया था साम्यवादी का। तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है। अब दूसरे विश्व युद्ध के समय के बाद क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के पूरी दुनिया दो भाग में विभाजित हो चुके थे। और दो भाग में विभाजित जो हुई थी, इसी बीच में जर्मनी, जर्मनी की एक जगह बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। एक लंबी सी दीवार थी, लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई थी, जिसे जर्मनी को, एक देश को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में। तो उसका एकीकरण हो गया। आगे सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर अपने आप को साम्यवादी शासन में बदल लिया। जैसे जैसे चीजें बदली आगे, तो सोवियत संघ के अंदर के जो देश थे, जो सोवियत संघ में लगभग 15 देश थे, उसमें से 7-8 देश जो थे, उसको देखा देखी अपने आप को एक गणराज्य में बदल लिया। और सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन का मतलब हो गया, जो एक ग्रुप बना हुआ था वो टूट गया। अब ग्रुप की बात करें, तो यूएसएसआर एक जो बहुत बड़ा संगठन था, जो आर्थिक रूप से बस केवल इसको अमेरिका ही टक्कर दे रहा था। बाकी पूरे विश्व में कोई नहीं था इसको टक्कर देने वाला, हर क्षेत्र में, आर्थिक में, सैन्य शक्ति में। तो इसीलिए इसे कहा गया था दूसरी दुनिया का देश। क्योंकि पहली दुनिया का मतलब पहला देश अमेरिका और उसके सहयोगी देश, और दूसरा रूस और उसके सहयोगी देश। रूस का मतलब ही था यूएसएसआर।
रूस तो 91 के बाद एक तरीके से फिर अपने आप को इंडिविजुअल के रूप में वो अपने आप को वहां पे गणराज्य स्थापित करता है। तो वहां पे नेतृत्व जो कर रहा था यूएसएसआर का, वो कर रहा था रूस। इस अध्याय में और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये दोनों का जो विघटन जो हुआ उसके आशय क्या रहे, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। इन देशों के बीच में भारत के रिश्ते कैसे रहे। बर्लिन की दीवार क्या थी। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। उसी समय 1961-62 के समय ही क्यूबा का मिसाइल संकट भी चल रहा था। तो ये जो समय था ये बहुत ही क्रिटिकल समय था। और पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ये दो खेमों में जर्मनी बटा हुआ था। लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये दीवार थी। और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ा गया था। कब इसे तोड़ा गया था? 9 नवंबर 1989 को। देखो यहाँ पे एक बहुत विचित्र घटना है। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वहां पे साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत हो गई। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो ये मानिए, ये देखिए दीवार है जर्मनी की। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, ये जो जनता है ना, ये पूर्वी जर्मनी वाली जनता है ना, एक दीवार के बीच में एक छेद कर दिए हैं। ये देखिए, दीवार के बीच में एक छेद कर दिए हैं। और यहाँ से पश्चिमी जर्मनी को जनता को देख रहे हैं और एक तरीके से अपने आप को आवागमन के लिए ये संभव रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दीवार को, ये पूरी जो लंबी दीवार थी 150 किलोमीटर लंबी, इसी दीवार को बर्लिन की दीवार कहा गया था। 1989 में इसे गिराया गया था और 1961 में ये दीवार बना था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। देखिए, सोवियत प्रणाली सोवियत प्रणाली का था समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूएसएसआर। एक्चुअली रूस में 1917 की जो समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। तो 1917 की समाजवादी क्रांति क्या थी? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति या समाजवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो रूस में एक क्रांति हुई थी, वो पुराने वाली जो संस्था था उसके खिलाफ। ठीक है, और वहां पे एक राजनीतिक प्रणाली बनी। वो उस प्रणाली का नाम दिया गया सोवियत राजनीतिक प्रणाली। और इसकी जो धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो साम्यवादी पार्टी थी। और इसी पार्टी ने एक तरीके से, पूरे तरीके से ये रूस की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे हम लोग देखेंगे कि रूस की क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किए थे, क्या क्या कार्य किए थे उसमें देखेंगे थोड़ा सा। इसमें हुआ क्या था कि राजनीतिक दल या तो किसी के लिए कोई जगह नहीं थी यूएसएसआर में। बस जो भी था, एक कम्युनिस्ट पार्टी अकेला राज करते थे। ठीक है, रूस की क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध राज्य के नियंत्रण में थी, क्योंकि समाजवादी थी, हर चीज राज्य के कंट्रोल में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के अंकुश आ गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो थोड़ा सा उस समय तक सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे यूरोप, पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप का मतलब कुछ देश पूर्व का, यूक्रेन वगैरह ये सब जो देश थे। तो पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश सोवियत संघ के ग्रुप में आ गए, अंकुश में आ गए, तो मतलब उनके साथ जुड़ गए, जाकर के उनसे दोस्ती कर लिए, तो उनके प्रभाव में आ गए। और इसे इस तरीके से इनको उन लोगों ने एक नाम दिया कि सोवियत सेना ने इसे फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया है। एक बस नाम दिया गया था, ऐसा और कुछ नहीं। ठीक है, और इन्हीं सभी देशों ने समाजवादी प्रणाली के तर्ज पे ढाला। तो जितने ही पूर्वी यूरोप के जो देश आए, इस सभी को, ये जो यूएसएसआर की जो ग्रुप था, ये जो संघ था, इसने सभी को अपने प्रणाली में सभी देशों को ढाल दिया। और इन्हें ही समाजवादी खेमे देश या दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो ये सब जितने लोग सोवियत संघ के प्रणाली को माने, इनकी जो बने हुए जो एक समाजवादी सोवियत गणराज्य था, तो जितने लोग इनको मानते हैं, और वही लोग सभी देशों के ग्रुप को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो बोलिए, क्या कोई तीसरी दुनिया का भी देश है? तो देखिए, पहली दुनिया का देश माना जाता है अमेरिका को और उनके सहयोगी देशों को, जो अमेरिका के पूंजीवादी गणराज्य को मानते थे। दूसरी दुनिया का देश जो समाजवादी गणराज्य को मानते थे, तो जिसमें रूस उसका नेतृत्व कर रहा था। एक था तीसरी दुनिया का देश, जो न तो पूंजीवादी था न समाजवादी था, वो था मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत था, तो उसकी अगुवाई भारत कर रहा था। तो कुछ लोग कहते थे कि ये भारत एक तीसरी दुनिया का देश है। आगे देखते हैं। देखिए, सोवियत प्रणाली का ही एक पार्ट देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? दो शक्ति, सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरी। तो ये केवल अमेरिका को छोड़ दें, ये किसी और अन्य देश को इसको टक्कर नहीं दे सकता था पूरे विश्व में।
ठीक है। सोवियत संघ की जो बहुत अच्छी बात थी, इसकी संचार प्रणाली। ये जो अपने आप को समाजवादी बनाना एक राष्ट्र को बहुत बड़ी बात रखती है, साम्यवादी चीजें पूरी अपने देश पे कंट्रोल और सभी को समानता की दृष्टि से देखना, तो वो सब के लिए एक मैनेज करना बहुत अच्छी बात थी। तो सोवियत संघ ऐसा कर रहा था शुरुआत में। तो उसका कारण क्या था? उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन है, जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी, ये सब उत्पाद बहुत अच्छे थे सोवियत संघ के पास। सोवियत प्रणाली पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। धीरे धीरे नौकरशाही का मतलब ये होता है, जो लोग सरकार के कार्य को क्रियान्वयन कर रहे हैं। जैसे भारत की अगर बात करें, तो सरकार में भारत की जो क्रियान्वयन करते हैं वो आईएएस आईपीएस होते हैं। तो उसी तरीके से उन लोग जो थे उस समय यूएसएसआर के, तो इन लोगों में नौकर जो सोवियत संघ पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, क्योंकि उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ था। ये प्रणाली धीरे धीरे सत्तावादी होती चली गई और नागरिकों का जीवन कठिन होते चला गया। तो ऑलरेडी पहले जब रूस में एक पार्टी की सत्ता, एक राजतांत्रिक सत्ता उस तरीके से जब थी, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद इसे आजाद कराया गया था। एक क्रांति हुई जिसमें लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, और एक संघ बनाया गया यूएसएसआर। उसके बाद फिर यही घटना होने लग गई थी। फिर से जनता के जीवन जो कठिन में बीतने लगा, कठिन हो गए। और सोवियत संघ का एक दल था जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कर रहा था, अकेला कम्युनिस्ट पार्टी पूरा सोवियत संघ पे शासन कर रहा था। और इसके पूरे दल पे इस पार्टी का अंकुश था, मतलब कंट्रोल था। और जनता के प्रति ये दल जवाबदेह नहीं था। मतलब था जवाबदेह, जवाबदेह, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं थोड़ी सी और। नक्शे में क्या है कि रूस 15 गणराज्यों में से एक था। रूस एक गणराज्य था। 15 गणराज्य देश थे इसमें, सोवियत प्रणाली में, जिसमें एक रूस था। तो एक देश ही नहीं, लेकिन ये हर मामले में इसको ज्यादा प्रभुत्व था। जैसे 15 लोगों का एक ग्रुप है, किसी एक या दो लोगों को ज्यादा होता है ना, कि भाई कोई भी चीज हो तो इससे पूछ के करो, या कोई भी चीज हो तो यही आगे आकर के करेगा। तो उसी तरीके से 15 देशों में रूस वैसा ही एक देश था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ में समय समय पे अमेरिका को टक्कर दी। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो दोनों देशों के बीच में, दोनों, एक संघ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक इधर सोवियत संघ, ये दोनों के बीच में हथियारों का दौर ऐसा चला कि दोनों देश हथियार ही जमा करने में लग गए, किसके पास कितना हथियार। और इसका कारण क्या होता था कि इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती थी। इन लोग हथियार में बराबरी का टक्कर तो दे देते थे अमेरिका को, लेकिन ये अपनी जनता के प्रति उतनी जवाबदेही नहीं ले पाते थे जितनी इनको लेनी चाहिए। इनको जो ध्यान जनता के प्रति देना चाहिए था, वो ध्यान ये हथियारों को जमा करने में लगा रहे थे, अमेरिका को टक्कर देने में लगा रहे थे, अपने आप को महाशक्ति साबित करने में लगा रहे थे। तो इसका कारण क्या हुआ? धीरे धीरे जो लोग थे, ये पारस्परिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिम के देशों के में पीछे छूट गया। पश्चिम के देश बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश, तो ये सबसे ये पीछे हट गया, उत्पादक में वृद्धि आई। और लगभग 1970 के दशक के बाद, मतलब दशक की मतलब होता है 1970 से 80, तो ये दशकों के अंतिम वर्षों तक ये व्यवस्था एकदम लड़खड़ा गई। ठीक है। और ये ठहर सी गई ये व्यवस्था, एक तरीके से बिल्कुल ये सोवियत प्रणाली को लोग चाहने नहीं लगे, और पूरी इसकी स्थिति खराब हो गई। और आगे हम देखते हैं फिर क्या हुआ। देखिए, सोवियत संघ के एक नेता थे, शुरुआत सबसे पहले नेता सोवियत संघ के थे व्लादिमीर लेनिन। आपने लेनिन के नाम से जानते होंगे, इनके विचारों को नाम को जानते होंगे। और रूसी क्रांति के नेता यही थे। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? लेनिन। और 1917 के रूसी क्रांति के नायक भी थे। और सबसे मुश्किल दौर में, शुरुआत में, यूनाइटेड जब यूएसएसआर जब बना, सोवियत संघ, तो उस समय 1917 से 1924 तक सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के संस्थापक भी कह सकते हैं, अध्यक्ष भी कह सकते हैं, या राष्ट्रपति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो यही प्रमुख नेता थे। जब रूस की क्रांति में रूस ने जीता और तख्ता पलट हुआ रूस में, तो उसके बाद मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और अमलीजामा पहनाने वाले महारथी थे ये। और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। कौन? व्लादिमीर लेनिन। तो अगर कहा जाए कि रूसी क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो लेनिन ने। रूसी क्रांति को मतलब जब रूसी क्रांति के बाद जब सोवियत संघ का गठन हुआ, तो उसके गठन करने वाले संस्थापक कौन थे? तो लेनिन। सोवियत संघ के संस्थापक कौन थे? लेनिन। और सबसे पहले बार में सोवियत संघ को आगे बढ़ाने की कोशिश किसने की? तो लेनिन। इनका कार्यकाल कितने
ताकत रहा। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, तो 1917 से 24 तक ये सोवियत समाजवादी गणराज्य के प्रमुख नेता रहे थे। इन्हीं की देखरेख में सारे कार्य किए, सारे नियम कानून बनाए गए थे। ठीक है। अब देखते हैं सोवियत संघ के दूसरे नेता कौन थे। इनके बाद एक और नेता आते हैं सोवियत संघ के, 1924 से 1953 के बीच में इन्होंने नेतृत्व किया। इनका नाम था जोसेफ स्टालिन। अब स्टालिन जो थे ना कि ये औद्योगिकरण को तो बहुत तेजी से बढ़ावा दिए, और उसके प्रॉब्लम इनके साथ हुआ कि बहुत देशों को बलपूर्वक समूहीकरण किए, खेती को बलपूर्वक समूहीकरण किए, और बहुत सारे देश को ये बोले अपने आप को अपने तरफ मिलाने के लिए बहुत ये कोशिश किए। और दूसरे विश्व युद्ध का जीत का श्रेय दूसरे विश्व युद्ध में यही थे। अगर जो बात किया जाए कि सोवियत संघ के नेता कौन थे दूसरे विश्व युद्ध में, तो दूसरे विश्व युद्ध में लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में जोसेफ स्टालिन थे उस समय सोवियत संघ के नेता। और इन्हीं के नेतृत्व में दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत संघ जीता था, जिसको मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र हम लोग जानते थे। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ये सब जो देश थे, ठीक है। तो ये सब मित्र राष्ट्र में के ग्रुप में थे। 1930 के दशक के बाद, जब 1924 से 53 तक ये रहे, 30 के दशक के बाद भयानक आतंक, पार्टी के अंदर कलह शुरू हो गई थी, अपने विरोधियों को कुचलने की बात हो रही थी, तानाशाही रवैये की बात चली, तो ये सब के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो कहीं जिम्मेदारी नहीं ली उन चीजों को, जनता के प्रति विरोधी नीतियों को अपनाए, और अपने पार्टी में भी इन लोगों के प्रति इनका एक आतंक का यो बना रहा, विरोधियों को कुचलने का एक आरोप लगता रहा इन पे। और बलपूर्वक समूहीकरण किया खेती का। ठीक है। समूहीकरण का मतलब ये चीजों को किया कि सभी खेती को अपने कब्जे में लिया और लोगों के बीच में वो करवाने की जिम्मेदारी ली। साम्यवादी शासन का मतलब ही होता है पूरे कंट्रोल जनता का एक सरकार के पास। तो उस समय ये एक क्रूर नेता के रूप में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक तरीके से इनका जो रवैया रहा वो तानाशाही कह सकते हैं, पूरा तानाशाही रवैया इन्होंने अपनाया। ठीक है। तो ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे। ये उसी तरीके की बात की जा रही है जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर दूसरे प्रधानमंत्री आए तो वो प्रमुख कार्य करके, तीसरे आए तो कब कौन क्या कार्य हुए। जैसे हम लोग पढ़ते पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए, तो किनके कार्यकाल में प्रमुख कार्य हुए। तो उसी तरीके से हम सोवियत संघ के बारे में जान रहे हैं। ठीक है। तो पहले थे लेनिन, जो सोवियत संघ के संस्थापक थे। दूसरे आए लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन। ठीक है। अगला नेता थे 1953 से 1954 के बीच में रहे, स्टालिन के नेतृत्व की शैली को ये आलोचना की है। जो पहले इससे थे स्टालिन, उसकी आलोचना की कि नहीं वो बहुत अच्छा काम नहीं किया है। और 1956 में इन्होंने कुछ सुधार भी लागू किए। अगले नेता जो आए थे निकिता क्रुश्चेव, और हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट के में शामिल थे। अगर किया जाए कि क्यूबा के मिसाइल संकट किस समय हुआ था, तो उस समय निकिता निकिता क्रुश्चेव के समय हुआ था क्यूबा का मिसाइल संकट, 1961 और 62 में। 161 का तनाव और 62 में रूस की मदद से क्यूबा में इन्होंने मिसाइल वहां पे लगा दिए थे अमेरिका के खिलाफ। तो ये इनके प्रमुख काल थे 1953 से 64। फिर अगले नेता आए 64 से 82 तक में, सोवियत संघ के एक नेता जो आए, लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेस ब्रेजनेव। ठीक है। और इन्होंने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। 64 से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव दिया इसने। और अमेरिका के साथ संबंध में तनाव की कमी के दौर के संबंध में चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह दमन और अफगानिस्तान पे आक्रमण में शामिल हुए। अफगानिस्तान पे आक्रमण में शामिल हुए का मतलब कोई और आक्रमण कर रहा था, ये वहां पे सहयोग दिए। और चेकोस्लोवाकिया में एक जन विद्रोह चल रहा था, उसमें इन्होंने सहयोग किए 1964 से 82, ताकि हमारा हम ऐसा कार्य करेंगे तो अमेरिका और हमारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रमुख नेता ये एक आए, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, इन्हीं के समय सोवियत संघ के ये अंतिम राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? लेनिन। अंतिम के रूप में 1985 से 91 के बीच में रहे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। और इनके प्रमुख कार्य, इन्होंने दो नीति लाई, अपनी सुधार नीति लाई। एक था पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना, और दूसरा था गलाफनुस मतलब खुलेपन। ये दो आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीति लाए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पे रोक लगाए कि नहीं, हमें ज्यादा हथियार अब जमा नहीं करने हैं।
अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ से सेना वापस ले, अपनी सेना जो मदद के लिए यहाँ भेजे थे अफगानिस्तान में, तो यहाँ से अपनी सेना को इन्होंने वापस बुला लिया। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी की जो दीवार गिराई गई थी, इसमें ये सहयोग किए थे। शीत युद्ध की समाप्त किया, शीत युद्ध इन्हीं के समय समाप्त हुआ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सोवियत संघ जो एक इतनी बड़ी ग्रुप थी, जो एक दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था, तो उसी तरीके से इनके समय में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इनके ऊपर ये आरोप लगा कि सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव के नीतियों से हुआ। इन्होंने बहुत सारे, अगर देखा जाए, पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना, फिर से एक पुनर्गठन करना आर्थिक सुधार में, और ग्लासनोस्त मतलब खुलापन, कि कोई भी जनता सरकार के खिलाफ कुछ भी बातें कर सकता है। तो ये सब नीतियों के प्रति जनता ने इतने खुलेपन हो गए कि इनके ऊपर ही आरोप लगा दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये थे अंतिम राष्ट्रपति। थोड़ा सा अगर जो देखें कि गोर्बाचोव और उस समय सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था इनके समय में, तो इस व्यवस्था को ये सुधारना चाहते थे एक्चुअली। क्योंकि जो स्टालिन और लोगों के बीच में जो इतने आरोप लग रहे थे, तो वो सब आरोप से ये निकलना चाहते थे कि ये सोवियत संघ के बीच में जो अंदरूनी बहुत सारे कलह चल रहे थे, कि भाई रूस को ज्यादा आप प्रभुत्व बना रखे हो, हर काम में रूस कार्य करता है, अगुवाई करता है, भाई और भी देश हैं सोवियत संघ में, सभी के प्रति समानता नहीं है, आप हथियारों के दौर में चल रहे हैं और जनता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब के कारण से क्या हुआ कि इस व्यवस्था को जब ये बने 85 के आसपास में, तो ये सुधारना चाहे। अब देखिए, सुधार करना कोई भी एक बने हुए सिस्टम को इतना आसान नहीं होता। तो ये कम्युनिस्ट महापार्टी के सचिव, महासचिव बने, और गोरबाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाया, मतलब पश्चिम के देशों मतलब कि अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, और अमेरिका के साथ ही संबंध बनाने की कोशिश किए। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और लोकतांत्रिक तरीके से सुधार करने लगे कि नहीं, सभी लोगों को हम उस तरीके का इसमें हम देंगे कि भाई सभी लोग समान हैं और सभी लोगों का बोलने का हक है। इस तरीके से इसने कुछ लोकतांत्रिक तरीके से सुधार करने की कोशिश की। अब हर चीज, हर आदमी को हर चीजें अपने तरीके से अच्छी लगती है, अपने तरीके से खराब। हर चीज का अपना विचार होता है, हर मनुष्य का। तो उसी समय पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से में थे। अगर हम बात करें, तो उस समय का जो एक देश थे, जैसे कुछ थे पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप जो ज्यादातर लोग थे, ये थे अमेरिका के साथ, और पूर्वी यूरोप वाले सोवियत संघ के खेमे में थे, मतलब इसके हिस्से में थे। तो हुआ क्या कि इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध किया। सोवियत सरकार के जो सोवियत कंट्रोल के जो थी, मतलब देखा जाए तो इनका विरोध किया कौन लोग? पूर्व यूरोप के देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, इन लोग इनका विरोध करते हैं। और पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक एक के बाद गिरते चलेगी। साम्यवादी सरकार मतलब कि आपस में जो 15 राज्य थे, वहां गणराज्य जो थे, तो उन राज्य राष्ट्रों में भी जो 15 देशों का एक समूह बना हुआ था सोवियत संघ, तो उसमें सभी में जो सरकारें जो थी साम्यवादी सरकारें, वो गिरते चली गई। और धीरे धीरे आगे क्या हुआ कि गोरबाचेव के अंदर, देश के अंदर इन्होंने क्या किया ना, कुछ आर्थिक नीति सुधार लाई। तो राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, और ये सब नीतियों से क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का नेताओं का और विरोध होना शुरू हो गया। अब इसमें ये नीति क्या चलाए थे, इसके बारे में दो एक नीति था। एक पहली इसकी नीति था कि चीजों को जनता के बीच में फिर से एक लोकतांत्रिक तरीके से गठन करना। जो पूरी चीजें सरकार के कंट्रोल में थी, उसमें कुछ कंट्रोल पूंजीवादी तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ये साम्यवादी गुट जो था, ये पूंजीवादी की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा था। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से देश को स्थापित करने के लिए आर्थिक जो व्यवस्था था उसको शुरू करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। और ये सब नीतियों के चलते थोड़ा खुलापन भी लाया। खुलापन का मतलब कोई भी जनता हमारे खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो ये सब के द्वारा वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता था, उसके लिए विरोध किया गया। ये सब के लिए विरोध किया गया, लोग नहीं माने ऐसी नीतियों को। और 1991 में एक तख्ता पलट हो गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जितने भी गर्मपंथी लोग जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही, उन लोगों ने तख्ता पलट में बढ़ावा दिया। और उसके एक नेता थे एल्तसीन, एल्तसीन थे पहले कांग्रेस पार्टी के ही, और वहां से ये
कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये जो थे, ये तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और ये इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, एक तरीके से ये नायक बन के उभरे, कौन? एल्तसीन और रूसी गणराज्य ने, जहां बेरिस एल्तसीन आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। तो ये थे रूस के मेनली, तो रूस के एल्तसीन ने ही अगुवाई किया, किसका? गोरबाचेव जो था, उनके नीतियों के खिलाफ तख्ता पलट करने में। ठीक है, अब क्या हुआ? इसी के बीच में जो सत्ता मास्को में थी, वो मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। खिसकने का मतलब, जो अलग अलग जो राज्य थे 15, धीरे धीरे राज्यों में अपना अपना कार्य करने लगे, सोवियत संघ की बातों को मानने से मना करने लगे, और अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। लेकिन सन 1991 के दिसंबर में यल्तसीन के नेतृत्व में ही ये तख्ता पलट हुई थी। सोवियत संघ के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, आंदोलन चला था, और यल्तसीन ने सोवियत संघ के 3 बड़े देश, कौन कौन? रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। भाई, हम नहीं मानते सोवियत संघ अब कुछ नाम की चीज है, सोवियत संघ विघटन हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। तो लड़ाई तो शीत युद्ध के समय चल रही थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। यहाँ तो आपसी कलह की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कहा जाता है कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने इतना परेशान ही कर दिया था कि ये आपस में ही लड़के, ये गुट अलग हो गया, और रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ को 1991 में समाप्ति की घोषणा कर देता है। कम्युनिस्ट पार्टी इसके बाद प्रतिबंधित हो गई, और सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को आधार बनाया। पहले क्या था? साम्यवाद या समाजवादी। तो धीरे धीरे जैसे ही चीजें खत्म हुआ, तो जितने गणराज्य बने, अलग अलग ये सब देश बन गए, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, और भी अन्य जो देश थे, सभी देशों ने मिलके अपने आप को एक गणराज्य देश घोषित किया, और गणराज्य देश घोषित करने के बाद पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरीके से सोवियत संघ बना, हम लोग देख लिए, सोवियत संघ का विघटन हो गया, हम लोग देख लिए। ठीक है, और इसी की घटना के समय एक बर्लिन की दीवार वाली घटना थी। बर्लिन की दीवार को ये 2 भागों में विभक्त करती थी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये शीत युद्ध का एक सबसे चरम का मुद्दा था, और उसे 61 में निर्माण हुआ था। 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी, और 91 में इसे 89 में गिरा दिया गया था। ये 28 वर्षों तक ये खड़ी रही ये दीवार, और 9 नवंबर 1989 को ये दीवार वहां से गिरा दी गई थी। और इसी के साथ जो दो ध्रुवीयता था, एक शीत युद्ध के दौरान जो दो पूरी दुनिया दो समूह में बट गई थी, एक समूह का अगुवाई अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था, इसी को कहा गया था दो ध्रुवीयता। तो इसी दीवार गिरने के बाद और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद, ये इसकी समाप्ति हो गई, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। ठीक है, अब सोवियत प्रणाली था, उसके कुछ खास तत्व की अगर बात करें कि क्या था खास सोवियत प्रणाली में, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का फायदा सभी लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक लोगों को, मतलब सब लोग समाज के अंदर बराबर हैं, और सभी लोग को इसका फायदा मिलना चाहिए। समाज के सबसे कमजोर वर्गों का महत्व बढ़ाना चाहिए, जो समाज में सबसे कमजोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी उसका महत्व बढ़ाना, ये इन लोगों का कोशिश था सोवियत संघ का। राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। तो ये सभी उनके प्रमुख बातें थी सोवियत संघ की, सोवियत प्रणाली की। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, तो सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी का विरोध किया और समाजवाद को अपनाया था। पूंजीवादी का विरोध किया मतलब कि किसी एक आदमी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी, सबकी सारी संपत्ति सरकार की है, और सरकार आपको उसी में नौकरी देगी, उसी में आप अपना कार्य करेंगे, सारा कंट्रोल सरकार का रहेगा, आर्थिक और सभी चीजों पे। सोवियत संघ अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, बेरोजगारी न हो, इसकी बात करता था कि बेरोजगारी न हो, सभी को हम न्यूनतम जीवन स्तर के लिए सभी को रोजगार देंगे। भूमि और उत्पादन के साधनों पे सरकार का कंट्रोल था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वहां, और सोवियत प्रणाली से सोवियत संघ का घरेलू सामान उत्पादन क्षमता काफी उन्नत हो गई थी। इससे क्या हुआ था कि सभी देश जब आपस में मिल गए थे, तो मिलने के बाद सभी देशों को संसाधन जब एक साथ काम करने लग गया था, तो यहाँ पे
इनकी एक बहुत अच्छे जो उत्पादन था, खाद्यान्न उत्पादन वगैरह का, खाद्यान्न उत्पादन खाने पीने की चीजों का उत्पादन का जो था वो बढ़ गया था उनका। ठीक है। सोवियत प्रणाली की कमी क्या थी या नकारात्मक बातें क्या थी? तो यहाँ पे एक नौकरशाही हम लोग पहले देखे, सोवियत प्रणाली में नौकरशाही था। सत्तावादी प्रणाली का होना एक नकारात्मक विशेषता थी। कुछ समय के बाद नागरिकों का जीवन बहुत कठिन पड़ने लग गया था। ठीक है। रूस का हर मामले में ज्यादा भागीदारी था, जिससे बाकी जो 15 राज्य थे वो सोवियत संघ के नाराज रहते थे। भाई हम भी तो एक देश हैं, हम भी सोवियत संघ के हिस्सा हैं, हर चीज में रूस 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 आगे क्यों? तो ऐसा एक बना हुआ था बात आपस में। प्रणाली लोगों को आर्थिक सहायता और सही राजनीतिक दर्जा देने में सफल नहीं रह पाई, तो ये सब इसकी कमियां थी सोवियत प्रणाली की। दूसरी दुनिया का देश, वैसे देश जो दूसरी दुनिया का देश कहा गया, जो समाजवादी गुट में शामिल था। और इसमें पूर्वी यूरोप के देश आते थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? समाजवादी सोवियत संघ। तो इसी दुनिया को कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। थोड़ा सा और देखें, सोवियत संघ में कौन कौन से देश शामिल थे, तो ये 15 देश शामिल थे इसमें। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ रूस कर रहा था नेतृत्व। और 1917 की व्लादिमीर लेनिन की क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति भी जिसे बोला जाता है, रूस की क्रांति को, या लेनिन की क्रांति, रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, कुछ भी आप बोलिए। तो इसी के बाद सोवियत संघ ने अपना सक्रिय रूप लिया था, इसी के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर अगर जो देश, इसका उद्देश्य क्या था सोवियत संघ का, तो इसमें शामिल सभी 15 देशों का उद्देश्य था गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना, समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा को दुनिया में फैलाना, और पश्चिमी गुट जो पूंजीवादी गुट है उसके साथ डट के सामना करना, उनको टक्कर देना। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। अगर इसके अंदर हम देश की बात करें, कौन कौन देश शामिल थे? रूस, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, इस्टोनिया, मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, लातविया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ये प्रमुख 15 देश उसमें शामिल थे। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की अगर कमी की बात करें, तो ये एक भ्रष्टाचारी सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इसकी जो प्रणाली को लोगों ने बताया, ये एक भ्रष्टाचारी शासन प्रणाली था। और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। अमेरिकी और पूंजीवादी गुट को टक्कर देने के लिए हथियार जमा कर रहा था। और पार्टी से जुड़े लोगों को अर्थात पार्टी के अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा अधिकार मिला हुआ था। तो ये सब उनकी कमियां थी। बेरिस एल्त्सीन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ इन्होंने क्या किया? बेलारूस, यूक्रेन, ये सब के साथ इस्तीफा दे करके इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, जिससे 15 नए राष्ट्र बन गए थे। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका विघटन का कारण क्या रहा था, प्रमुख कारण विघटन का क्या रहा। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से नियोजित थी। उत्पादन और वितरण में राज्य का पूरा नियंत्रण था। औद्योगिक, ये सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या रहा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं, सभी लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों